मेरा नाम शीतल सहगल है और आज हम चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं। फिज़िक्स का ये पहला चैप्टर जनरली स्कूल्स में पढ़ाते हैं, नहीं तो लाइट पढ़ा देते हैं। लाइट भी पढ़ा दूंगी आने वाली वीडियो में। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को समझ आए ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो। बहुत बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, खुशी सी होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, और सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी माने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, करंट हम कहते हैं ना, करंट हमें करंट लगा, करंट आ रहा है, इसमें करंट नहीं आ रहा है, तो बेसिकली करंट है क्या चीज़। करंट बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जब कोई तार से हम बोले ना कि तार, देखो तारों को फिजिक्स में कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। तारों को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ओके, तो तारों के अंदर फुल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। चलो, इस चैप्टर में तुम्हें क्या क्या कवर करना है एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। एक तुम पढ़ोगे करंट का फॉर्मूला, फिर पढ़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, फिर उसके बाद पढ़ोगे ओम्स लॉ, V = IR, फिर उसके बाद पढ़ोगे कि रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद एक चीज़ आती है R = ρL/A वाला रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला, फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे लास्ट में। इसके बाद आई गेस ये चैप्टर का ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो हम देखते हैं करंट माने कोई चीज़ बह रही है, करंट माने कोई चीज़ बह रही है। और यहाँ पे क्या चीज़ बह रही है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। इसमें बता रखा है हमें पता है एयर करंट के बारे में, वाटर करंट के बारे में, ये सब फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह। सिमिलरली बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं। ठीक है, और ये किसके थ्रू होते हैं? कंडक्टर के थ्रू होते हैं। कंडक्टर का एग्जाम्पल है तुम्हारी तारे, घर में तारे यूज़ होती है ना। ठीक है, और फिर उसके बाद वी नो, हमें पता है एक सेल जो होता है वो प्रोवाइड करता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने का एक काइंड ऑफ रास्ता, एक ढलान क्रिएट करता है। हम सेल्स और बैटरीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे तो और इसे एक्सटेंड करके इस बात को बताऊंगी। फिर एक कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ जब होता है ना, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट का एक क्लोज्ड पाथ है, इलेक्ट्रिक करंट का एक कंटिन्यूस चलता हुआ क्लोज पाथ है, मतलब कहीं से फ्लो बाहर नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर सर्किट में करंट चल रहा है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, अगर वो सर्किट कहीं से रोक दिया मैंने, मान लो ऐसे स्विच खोल दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर चल रहा है तो स्विच ऑन हो जाएगा। सब स्विच ऑन होगा, तुम्हारा सर्किट चलेगा। जब करंट फ्लो होगा तो ये जो बल्ब है तुम्हारा ग्लो होगा, बल्ब है तुम्हारा वो क्या होगा? ग्लो होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं था। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है? ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम के बीच में, मतलब कितने चार्जेस बह रहे हैं। अगर मैं बोलूँ वाटर करंट है तो क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। अगर मैं बोलूँ एयर करंट है तो क्या बह रहा है? हवा बह रही है। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक करंट है तो क्या बहेगा? देयर वुड बी इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड बी फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाएंगे। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैसे गिना जाता है? चार्ज गिना जाता है। कैसे गिना जाता है? चार्ज गिना जाता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो, अभी जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ अपनी बुक पे नोट, मतलब स्टार मार्क कर लेना। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पहले जो लिया जाता था डायरेक्शन ऑफ करंट का। मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, एक वायर है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले माना जाता था कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो उसी डायरेक्शन, वो पॉजिटिव चार्ज भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। पहले क्या माना जाता था? पॉजिटिव चार्ज भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। पर अब हमें पता लगा है कि ये देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो प्रोटॉन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। प्रोटॉन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में, पढ़ा प्रोटॉन के बारे में, पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस है। चार्जेस माने इलेक्ट्रॉन है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही प्रोटॉन फ्लो होते हैं। चलो, अब हम एक बार ये ध्यान से देखते हैं। I = Q/T, I = Q/T, दैट इज करंट को कैसे डिफाइन करा जाता है? कितना चार्ज, Q माने चार्ज, ये Q माने चार्ज,
चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसे करंट बोलेंगे। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। एसआई यूनिट चार्ज को कैसे नापते हैं, कूलम्स में नापते हैं, जिसका मतलब है एक कूलम का मतलब हो गया उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्रेस करा जाता है एम्पेयर में, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करा जाता है एम्पेयर में। इसको थोड़ा सुनो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, क्यू होता है तो क्या हो, तुम्हारा चार्ज है, चार्ज को कूलम्स में COULOMBS कूलम्स में नापा जाता है, और इसको सेकेंड्स में नापा जाता है, और आई जो करंट है उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। तुमने देखा होगा चार्जर्स के पीछे देखना, उसमें लिखा होता है 2 एम्पियर 5 एम्पियर, ये सब लिखा होता है। आज ही जाके ना अपने चार्जर के पीछे देखना, ज़रूर लिखा होगा। बैटरीज पे भी लिखा होता है एम्पियर करंट, ए माने एम्पियर, एम्पियर से क्या पता लगता है वो क्या है, करंट है, ओके। फिर उसके बाद I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब तुम्हारे लिए पहला फॉर्मूला आ गया है तुम्हारी पहले फॉर्मूले वाली लिस्ट में। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो पेज होता है ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिस्ट करके लिख लिया करो, और यहाँ पे पहला फॉर्मूला लिख लेना I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एम्पियर में नापा जाता है। अच्छा, जो डिवाइस जिससे करंट चेक किया जाएगा उसको बोलते हैं एमीटर। जो डिवाइस जिससे करंट चेक किया जाएगा उसको क्या कहते हैं, एमीटर। चेक माने कितना करंट फ्लो हो रहा है, किससे चेक करते हैं, ये एमीटर के थ्रू चेक करते हैं। फिर उसके बाद मैंने बता दिया 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁻3, दैट इज 1 मिली एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर भी होता है, दैट इज 10⁻⁻6, ठीक है। जैसे करंट को नापने की ना डिफरेंट यूनिट होती है, कभी तो एम्पियर में नाप सकते हैं, दूसरा मिली एम्पियर में भी नाप सकते हैं, और तीसरा माइक्रो एम्पियर में भी नाप सकते हैं। एम्पियर में नाप सकते हैं, मिली एम्पियर में नाप सकते हैं, और माइक्रो एम्पियर में भी इसको नापा जा सकता है। माइक्रो माने 10⁻⁻6, मिली माने 10⁻⁻3, और एम्पियर तो नॉर्मल हो गया। ये सब क्या नाप रहे हो, करंट। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस माने कौन से चार्ज फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ओके। और एमीटर के बारे में मैंने बता दिया। एमीटर, देखो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करा जाता है। इसका एक कारण भी है, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, क्यों एमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। पर इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना। यहाँ तक हमने सब कवर कर लिया है। न्यूमेरिकल एक अलग से वीडियो में देखेंगे, न्यूमेरिकल वाली मैं वीडियो अलग से डालूंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज। अब ये एक बात समझो, हमेशा कोई भी चीज़ फ्लो होगी ना तो कहीं जहाँ पे ज़्यादा है और जहाँ पे कम है उस जगह फ्लो होगी, इस तरीके से फ्लो होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वॉशरूम्स में ढलान बनी होती है ना, नाली के साइड, सीवर के साइड एक ढलान बनी होती है ताकि फ़्लो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। सारा पानी तुम कहीं भी फेंकते हो, पहुँच तो वहीं जाता है ना जहाँ पे ढलान होती है। तो हम देखते हैं कि ज़्यादा हाइट से लो हाइट की तरफ पानी बहता है। ऐसे ही अगर चार्ज को बहना है, फ्लो होना है, तो हमें कहीं ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, कहीं कम कंसंट्रेशन चाहिए, तभी तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से चार्ज कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार का डिफरेंस है जिस कारण से चार्जेस का फ्लो एनेबल हो पाता है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्जेस फ्लो नहीं हो पाएंगे। फ्लो होने के लिए एक जगह हाई कंसंट्रेशन चाहिए, एक जगह लो कंसंट्रेशन चाहिए। इसलिए जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लो कंसंट्रेशन की तरफ भागते हैं। चलो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है हमारे सर्किट में। इसका आंसर है बैटरीज या फिर सेल। बैटरीज या फिर सेल। तो तुम जब सेल या बैटरी लगाते हो तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा। फ्लो ऑफ चार्ज होगा, और फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने ये तो बोल दिया ना कि समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि बहुत बच्चे देखते हैं यार, पर ना मतलब मुझे बताते नहीं वापस से कैसा लग रहा है उन लिए, तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगता है। प्लस मेरे से कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, लिंक में डाल दूँगी, बाकी चैप्टर्स का भी डाल दूँगी। चलो वापस से आते हैं।
क्लियर करते हैं इस पेज को। हाँ देखो, फिर उसके बाद हमने ये मैंने बता दिया वाटर टैंक में भी पानी ऊपर से नीचे कैसे फ्लो होता है। मान लो एक जगह वाटर टैंक है हाइट पे, ठीक है, और दूसरा वाटर टैंक यहाँ पे, इससे ये पानी फ्लो होना है तो एक लेवल पे डिफरेंस होगा ना, लेवल का डिफरेंस होगा। एक की हाइट ज़्यादा है, दूसरे की हाइट कम है, इस कारण से ही फ्लो पॉसिबल हो पाता है। अब मुझे लगता है कि तुम लोग को समझ आ गया कि फ्लो हो क्यों रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं केमिकल एक्शन, ये मैंने बता दिया। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता है, इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, इलेक्ट्रॉन तभी मूव होगा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है केमिकल एक्शन जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस। जब सेल होता है ना, उसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, तुमने देखा होगा कभी सेल तोड़ा है, तोड़ना, पर उसके अंदर ना थोड़ा पॉइजनस चीज़ें होती हैं, मेटल्स जो भरे होते हैं पॉइजनस होते हैं, थोड़ा दूर रहना। पर देखना एक लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो वी डिफाइन, यहाँ से फिर से स्टार मार्क कर लो, वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सेम करंट एज, कैसे डिफाइन करते हैं, कितना वर्क डन हुआ है यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब एक चार्ज, यूनिट मतलब एक, यूनिट का मतलब एक होता है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, कितना काम करा गया, कितना वर्क डन हुआ एक चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब एसआई यूनिट्स क्या होती है, हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते कैसे हैं, वोल्ट्स में नापते हैं। और मैं तो कहती हूँ तुमने वोल्ट्स भी देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना, आसपास के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसको देखना ज़रा, तुम चार्जर को ही पीछे से देखना यार, उसमें लिखा होता है वोल्टेज भी लिखा होता है और वो भी लिखा होता है, करंट भी लिखा होता है। एक बार ज़रूर देखना, नहीं तो मैं क्या करूँगी, मैं वीडियो के एंड में डालने की कोशिश करूँगी, उसकी फ़ोटो इंसर्ट करने की कोशिश करूँगी। देखो फिर उसके बाद आता है 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए आ जाता है, एक नंबर में आता है 1 वोल्ट। बेसिकली क्या है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में जब 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जाता है एक चार्ज को मूव करने के लिए, और वो चार्ज कितने का होना चाहिए, 1 कूलम का होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन करके स्टार मार्क कर लो, किसकी डेफिनेशन है, वोल्ट की डेफिनेशन है, समझ गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का तरीका क्या होता है, वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे नापेंगे, वोल्ट मीटर के थ्रू नापेंगे। और मेरे बच्चों एक चीज़ को याद रखना, वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कैलकुलेटेड होता है, कैसे कनेक्टेड होता है, हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तुम्हें याद है मैंने आम मीटर बताया था तो बोलता हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, अब मैं बोल रही हूँ वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो एक चीज़, अभी 2 नए वर्ड आ गए, एक सीरीज़ आ गया और एक पैरेलल आ गया। ये इनमें डिफरेंस क्या है तो ये हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, बहुत इजी है तो हम आगे पढ़ लेंगे। तुम्हें 2 चीज़ पता लग गई अभी, करंट पढ़ा, करंट का फॉर्मूला पढ़ा, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, करंट पढ़ा, करंट का फॉर्मूला पढ़ा, करंट को कैसे नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, और करंट को, ये तो यूनिट्स हो गई। डिवाइस को क्या यूज़ करते हैं, डिवाइस पूछेगा तो क्या लिखोगे, एम मीटर, ठीक है, एम मीटर। और हमने फिर वोल्टेज पढ़ा, वो पढ़ा W/Q, देखो इसमें क्यू ऊपर था, इसमें क्यू नीचे आ गया। और इसको कैसे नापते हैं, SI यूनिट वोल्ट्स थी और डिवाइस को वोल्ट मीटर कहा जाता है, ठीक है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है, हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। और एम मीटर हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है, हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। यहाँ तक समझ गए, 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, 2 फॉर्मूले वोल्ट मीटर एम मीटर पढ़ लिया। अब जल्दी से सर्किट डायग्राम देख लो, ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, अगर कोरोना टाइम में वो ये क्लास नहीं हुई थी तो। कोरोना में तो बच्चों ने बहुत कम पढ़ा था यार। इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक सेल जब बनाते हैं ना तो एक छोटा होता है, जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बैटरी का कॉम्बिनेशन, अच्छा बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स एक साथ आते हैं ना तो उसको बैटरी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है प्लग की और स्विच की। देखो ये स्विच की ओपन है, जब यही चीज़ को क्लोज कर देते हैं तो ये डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब है अब तुम्हारा सर्किट फंक्शनल है। वायर जॉइंट्स, जो 2 वायर काट के बीच में ज्वाइन करते हैं ना, जब दिवाली में लड़ियाँ लगाते हैं तो ज्वाइनिंग बहुत जगह करते हैं, तुम लोगों ने लगाई है, लड़ियाँ लगाई हैं, कभी खुद से लगाई है।
बताना मुझे। अब फिर उसके बाद आता है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। अच्छा, अगर एक वायर के ऊपर से कोई वायर जा रही है तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे दिखाते हैं। फिर उसके बाद रेजिस्टर होते हैं छोटे छोटे पहाड़ जैसे, है ना, ये रेजिस्टर होता है। अब रेजिस्टर का क्या काम है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब होता है जब तुम रेजिस्टर की वैल्यू को चेंज कर रहे हो। एम मीटर भी हमने पढ़ा था ना, एम मीटर कैसे कनेक्ट करते थे, जल्दी से बताओ। सीरीज से, ये भूल मत जाना सीरीज और पैरेलल, क्योंकि इसके पे क्वेश्चन आ जाता है बहुत ईजी सा। और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, PARALL पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, वोल्टेज का फॉर्मूला बता दो जल्दी से। दैट इज V इज इक्वल टू क्या था, W/Q। और एम मीटर करंट नापते हैं, I कैसे नापते हैं, Q/T। चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। अब ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते, रुको। ओम्स लॉ काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। एक मिनट रुक जाओ। ओम्स लॉ में हमने रिलेशनशिप पढ़ना है। हमने दो चीज़ें पढ़ी ना अभी तक, हमने करंट पढ़ा और एक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। अब इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ एक एक्टिविटी है जिसमें बता रखा है कि कैसे कैसे हम करंट चेंज करेंगे, वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन दिस एक्टिविटी हमने देखा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज में चेंज ला रहे थे ना तो करंट में भी चेंज आ रहा था, जैसे जैसे वोल्टेज में चेंज ला रहे थे तो करंट में भी चेंज आ रहा था। तो जब साथ में कोई चीज़ें चेंज होती है उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। देखो प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर क्लास 8th में था, उसमें तुमने पढ़ा होगा। दो प्रकार के प्रपोर्शंस होते हैं, एक डायरेक्ट प्रपोर्शनल डायरेक्ट होता है और एक इन्वर्स होता है। इन्वर्स में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ती है ना तो दूसरी चीज़ घटती है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। और डायरेक्ट में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, ठीक है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, इसे डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। एक बार रिवाइज करवा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो हमने क्या देखा, जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने देखा, एक रिलेशनशिप निकाला करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। इन्हें पता लगा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे करंट के लिए। तो अब हम कोई भी मैथमेटिकल टर्म इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ ना सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या लाते हैं, V, इसको हटाते हैं। जब इसको हटाते हैं ना तो हमेशा जब भी एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमेशा एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट का नाम रखा हमने R। इस कॉन्स्टेंट का नाम क्या रखा, R। ये हटाया तो इसकी जगह इज इक्वल टू लाने के लिए साथ में कांस्टेंट भी लाना होता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आया दैट इज R। यहाँ तक समझे। तो अब ये R क्या चीज़ था, R का नाम दिया रेजिस्टेंस। R का नाम क्या दिया, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस अगर एक इंग्लिश शब्द से निकाले तो इसके अंदर आता है रेजिस्ट। रेजिस्ट माने रोकना, अपने आप को रेजिस्ट करना, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर उसके बाद देखो रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, रुकावट होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया, V इज इक्वल टू IR। ये तुम्हारे लिए तीसरा फॉर्मूला आ गया है। तो हमने जो फॉर्मूला लिस्ट बना रहे थे ना स्टार्टिंग में, I इज इक्वल टू Q/T, V इज इक्वल टू W/Q, और तीसरा फॉर्मूला आ गया है V इज इक्वल टू IR। अभी तक हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। चलो तो यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसकी डेफिनेशन भी है, 1 नंबर में आ जाती है। वैसे तो 1 नंबर के अब डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं, तोड़ तोड़ के पूछता है और MCQ वगैरह में आ जाता है। तो एक बार देख लो, इसका ग्राफ एकदम सीधा बढ़ता है। डायरेक्ट रिलेशन का ना ग्राफ हमेशा सीधा बनता है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो। R एक कांस्टेंट होता है और बेसिकली इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो। मतलब एक तार है, उसके अंदर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ना, जितनी ज़्यादा रुकावट होगी, उतना ही कम करंट फ्लो होगा। इसका मैं तुम्हें और अच्छा समझाऊँ, देखो V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू, देखो बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई होती है वो उधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो V/I हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर नीचे वाला रिलेशन बन गया है ना, तुम रेजिस्टेंस, रुकावट जितनी बढ़ा दोगे करंट फ्लो होना उतना कम हो जाएगा। इसका इन्वर्स रिलेशन है। थोड़ा हिंदी में भी समझो, फिजिक्स का ना हो के एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट समझो, जितनी ज़्यादा रुकावट होती है उतनी मुश्किल से कोई भी चीज़ फ्लो होती है। एक एग्जांपल और बता देती हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। देखो मान लो एक ग्राउंड है, इसमें बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे खड़े हुए, और मैं बोल रही हूँ जाके इस कोने से इस कोने में रेस लगाओ।
तुम्हारे इतने सारे बच्चे, कभी तुम इधर से भागोगे, कभी इधर से टकराओगे तो स्पीड स्लो होगी। तो बच्चे क्या हुए, रेजिस्टेंस हुए ना, रुकावट हुए ना, बच्चे क्या हुए, रेजिस्टेंस हुए। तो इस कारण से क्या हुआ, तुम्हारा फ्लो, तुम्हारा जो भागना था, जो तुम्हारा फ्लो था वो कम हो गया। तो ये चीज़ समझो, जितनी ज़्यादा रुकावट उतना कम फ्लो। अगर यही ग्राउंड बिल्कुल खाली होता और मैं बोलती इस कोने से इस कोने में भागो, कितनी तेज़ भाग जाते, क्योंकि कोई रुकावट नहीं थी। आई होप अब तुम्हें समझ आ गया होगा। समझ आ गया ना, लिख के बता देना। ये इकलौते यही तरीका होता है इंटरेक्ट करने का। चलो, फिर उसके बाद आता है द करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस। ये मैंने बता दिया, इन्वर्स रिलेशन बता दिया। आई और आर का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। अच्छा, आर को नापते किस में, ओम्स में नापते। ओम साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने ढूंढा था ये रिलेशन, तो उनको ऑनर करते के लिए हमने रेजिस्टेंस की यूनिट क्या दे डाली, ओम्स दे डाली। क्या दी हमने, ओम्स दी। ओके, फिर उसके बाद ये मैंने बता दिया है, ये चीज़ तुम्हारी कवर हो गई है। अब आगे देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि कंप्लीटली मूव विद इन द कंडक्टर, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिटार्डेड बाय द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कोई भी चीज़, कंडक्टर क्या होगी, जिसके पास हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर, अ कॉम्पोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज। अच्छा, जो रुकावट लाएगा उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टर। रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर होता है ना, ऐसी रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस पैदा करेगा। रेजिस्टेंस माने रुकावट। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस बार बार लिखा हो ना, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, याद करना मुझे, मैंने बताया था रेजिस्टेंस मतलब रुकावट होता है। चलो, अब यहाँ पे आते हैं रेजिस्टिविटी की तरफ। रेजिस्टेंस का ही एक भाई निकल के आता है, रेजिस्टिविटी। इट्स टू ईजी अगेन। देखो, अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मैंने लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस, रुकावट बढ़ेगी। छोटा सी तार ली तो उसमें रुकावट कम होगी ना, लंबी सी तार ले ली, मान लो 1 मीटर की तार ले ली, तो रुकावट ज़्यादा होगी। और अगर मैंने एरिया बढ़ाया तो रुकावट कम हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो तुम्हारे पास इतना सा गेट है, उसमें से सारे बच्चों को बाहर निकलना है, इतना सा गेट है बस, तो गेट छोटा है, और मान लो वही गेट मैंने इतना बड़ा कर दिया, जगह बढ़ गई, अब कोई भी चीज़ इससे बाहर निकलनी होगी उसको ज़्यादा स्पेस हो जाएगी ना। तो अगर इसमें रुकावट क्या होगा, एरिया जब छोटा होता है तो रुकावट हमारी ज़्यादा होती है। इसमें रुकावट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं इसको। क्रॉस सेक्शन माने एक क्रॉस बना दो। तारों में तो क्रॉस सेक्शन ही होगा ना, तारें तो गोल ही होती हैं, तारों का सिलेंड्रिकल शेप ही तो होता है। तार हमारी इस शेप की होती है, तो उसका जो माउथ हो वो गोल ही तो होगा। तो इसलिए तारों के केस में क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो जितना छोटा एरिया उतनी ज़्यादा रुकावट, जितना बड़ा एरिया उतनी कम रुकावट। दो चीज़ें समझे, तो हमें पता लगा जितना ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रुकावट, पर जितना ज़्यादा एरिया उतनी कम रुकावट। इस रिलेशन को क्या कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। अब फिर से 2 प्रोपोर्शनैलिटी के साइन आ गए, इनको हटाना पड़ेगा। सिखाया था ना मैंने ओम्स लॉ में, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लेके आते हैं, कॉन्स्टेंट लेके आते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूँ तो L/A हो सकता है। देखो, इसको थोड़ा सा और साफ करके लिखती हूँ। कभी कभी किसी किसी को एकदम से समझ आ जाता है, किसी किसी को टाइम लगता है। देखो, पर दैट्स नॉर्मल, मैं भी उनमें से ही थी जिनको बहुत देर में समझ आती थी चीज़ें। देखो, फिर R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, ये समझे ना, इसका मतलब समझे ना। जब 1/A होता है ना, इसका मतलब है इन्वर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इन्वर्स। लिख लेना बुक में, इन्वर्स मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। और ये वाला कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यहाँ पे साइन नहीं है। चलो, फिर उसके बाद अब इन दोनों को कंबाइन करें। मान लो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई मतलब कंबाइन कर दूँ, मल्टीप्लाई नहीं कंबाइन करते हैं। आर इज डायरेक्टली, ऊपर वाला साथ में लिखा और नीचे वाला इंटू 1/A। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब मुझे इसे हटाना है, जब मैं इसे हटाऊंगी तो एक नया कांस्टेंट आएगा तुम्हारी लाइफ में। इस बार उसका नाम होगा रो। उसका नाम क्या होगा, रो। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रो। पहले कांस्टेंट क्या निकल के आया था ओम्स लॉ से, रेजिस्टेंस। इस बार क्या निकल के आया, रेजिस्टिविटी। उसी का भाई रेजिस्टिविटी, उसी का भाई रेजिस्टिविटी। जस्ट 5 मिनट में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। बहुत नई नई चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो दिमाग को उस स्पीड को पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था करंट के बारे में। करंट का फॉर्मूला था Q/T, और करंट को किस में नापते थे, एम्पियर में नापते थे। ये क्या थी, उसकी यूनिट थी।
और इसी का मैं बोलूँ डिवाइस क्या था, एमीटर था। एमीटर कैसे कनेक्टेड होता था, सीरीज़ में कनेक्टेड होता था। यहाँ तक समझ गए। फिर हमने पढ़ा वोल्ट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्किट में कौन क्रिएट करता है, सेल और बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस नापते कैसे, W बाय Q, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है वोल्ट। डिवाइस का नाम होता है वोल्ट मीटर, और इसको कैसे नापते हैं, पैरेलल में नापते, कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा, जल्दी से बताओ कौन सा था, ओम्स लॉ। तीसरा क्या था, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR। इसमें R क्या था, रेजिस्टेंस, V की यूनिट क्या थी, वोल्ट, I की यूनिट क्या थी, एम्पियर, और R की यूनिट क्या थी, ओम्स। अब हम चौथा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, दैट इज V इज R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो माने रेजिस्टिविटी, रो माने व्हाट, रेजिस्टिविटी। यहाँ तक मैंने तुम्हें बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, उसको कंबाइन करा, फिर रेजिस्टिविटी लेके आए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं, SI यूनिट होती है ओम मीटर। रो की SI यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस की क्या थी, सिर्फ ओम थी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वाला चीज़ समझ आ गया ना, इसको भी क्लियर करते हैं। हाँ, आगे पढ़े तो हमें पता लगा रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। मेटल एंड अलॉय, इनके पास बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। ये गुड कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर जैसे रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना बढ़िया कंडक्टर, उतना ही गुड कंडक्टर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है ना कि मेटल्स की कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैसी होगी, रेजिस्टिविटी उसकी लो होगी। और वही नॉन मेटल्स की बात करें तो उसकी रेजिस्टिविटी देखो कितनी हाई है, 10 की पावर 12, 10 की पावर 17, कितनी ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अलॉय की, हाइयर होती है। हमें पता लगता है अलॉय की रेजिस्टिविटी ग्रेटर होती है उसके मेटल से। और अलॉय की प्रॉपर्टी आ रही है, अलॉय क्या होता है, मेटल नॉन मेटल से मिलकर बनता है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल, मेटल मेटल, डिफरेंट चीज़ों को जब हम मिला के एक चीज़ बनाते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। अलॉय को यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, जैसे आयरन में यूज़ किया जाएगा, टोस्टर में यूज़ किया जाएगा। और टंगस्टन तो एक ऐसा चीज़ है जिसकी फिलामेंट इलेक्ट्रिकल बल्ब में यूज़ की जाती है। कॉपर और एल्यूमिनियम को ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक ही छोटे से पैराग्राफ में इतने सारे क्वेश्चन के पोटेंशियल है। एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, मेटल्स के रेजिस्टिविटी कैसी होगी, लो होगी। रेजिस्टिविटी कैसी होगी, लो होगी। कितनी लो होगी, 10 की पावर -8, 10 की पावर -6। फिर हमने क्या पढ़ा, नॉन मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी बोल रही हूँ, रेजिस्टेंस नहीं बोल रही हूँ। रेजिस्टिविटी हाई होती है, 10 की पावर कितनी, 12 से लेके 10 की पावर 17 के बीच में। फिर हमने क्या पढ़ा, अलॉयज़ के बारे में पढ़ा। अलॉयज़ क्या होते हैं, एक मेटल नॉन मेटल को जनरली मिलाते हैं तो जो बन के आता है उसे अलॉय कहते हैं। अलॉय की रेजिस्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। अलॉय आसानी से बर्न नहीं होता है और बहुत हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। इस कारण से तुमने देखा होगा जो आयरन होता है वो कितना नीचे से गर्म हो जाता है, तब भी वो मेल्ट नहीं होता है ना। तो उसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम अलॉयज़ यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, अलॉय। देखो बच्चों एक बार ये देख लेना, पर इतना दिमाग मत लगाना, टेंशन मत लेना कि याद करना है कि नहीं करना है। नहीं भी करोगे तो चलेगा, और याद तो करना ही नहीं है, कि ऐसी फैक्ट्स को याद नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स है, इसको हम अलग वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। अब आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। अब यहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी है, वही चीज़ आ गई जो मैंने कहा था ना, एक होता है पैरेलल कनेक्शन और एक होता है सीरीज़ कनेक्शन। एक होता है पैरेलल कनेक्शन, एक होता है सीरीज़ कनेक्शन। अब देखो जब हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट सेम होता है। तुम्हारा ये सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है। यहाँ पे देखो छोटे छोटे पहाड़ देख रहे हो ना, यहाँ पे रेजिस्टर 1 कनेक्ट करा है, यहाँ पे रेजिस्टर 2 कनेक्ट करा है और यहाँ पे रेजिस्टर 3 कनेक्ट करा है। रेजिस्टर माने छोटे छोटे डब्बे जैसे डिवाइसेस होते हैं, कार्बन रेजिस्टर ना, गूगल करके सर्च करना, हाँ वहाँ पे तुम्हें दिखेगा। छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, तुम्हें लैब में भी दिखाएंगे, अगर ले जाएंगे ना तो लैब में भी तुमको दिखा देंगे। रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3, ठीक है। अब हर रेजिस्टर अपना वोल्टेज रखेगा, वोल्टेज माने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, सेकेंड भी करेगा और थर्ड भी करेगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ इससे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है।
अभी हम जानते हैं v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ध्यान से सुनना, v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अब हमने क्या किया, अब देखो सब में करंट ना सेम रहता है। जब एक ही तार से सब चीज़ कनेक्टेड होते हैं ना तो करंट हमेशा सेम रहता है। जब एक ही तार, देखो यहाँ पे एक ही तार जा रही है ना, यहाँ पे देखो एक ही तार जा रही है ना तीनों रजिस्टर में, इसी से ये भी पास हो रही है, फिर इसी से वही तार पास हो रही है, तार वही मेटालिक तार जो घरों में यूज़ होती है कॉपर की, तो करंट सेम रहता है। रजिस्टर चेंज हो रहा है ना, पर यहाँ पे R1 था, यहाँ पे R2 था, यहाँ पे R3 था, तो देखो टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे हम V टोटल की जगह क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 की जगह क्या लिखेंगे, करंट तो सेम था, V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से निकाला है अभी हमने, R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, और इस V की जगह भी तो हम आई आर लिख सकते हैं, V की जगह क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, सिंपल मैथ्स, बहुत ही सिंपल मैथ्स, आई 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 कॉमा लेके कैंसिल कर दो, बचा क्या, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो वही चीज़ यहाँ निकल के आ गई। ठीक है, समझ आया तो मुझे बताना, नीचे लिख के ज़रूर बताना। यहाँ पे हमने सीरीज़ पढ़ लिया है, तो सीरीज़ की एक बात तुम साइड में नोट करके लिख लो, सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज़ कनेक्शन में हमेशा करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है। इसी कारण से सीरीज़ कनेक्शन में हमेशा हम एमीटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं। फिर आता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में एक बात को तुम अपने दिमाग में फीड कर लो, पैरेलल कनेक्शन में करंट बढ़ जाता है, करंट क्या होता है, बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। देखो तुम्हारी ये तार थी, यहाँ पे देखो ये तार करंट आ रहा है, एक करंट ऊपर चला गया, एक करंट बट के नीचे चला गया, एक उसके भी नीचे चला गया और एक तो इधर चला गया, एक ही करंट के कितने डिवीजन हो गए ना, ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। जब एक ही करंट डिफरेंट जगह डिवाइड हो रहा है तो उसको बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। जब सेम करंट चल रहा है तो उसे बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। देखो ये पैरेलल कनेक्शन का एक सर्किट डायग्राम है, इसको ध्यान से देखना। रजिस्टर 1 यहाँ भी लगाया, रजिस्टर 2 यहाँ भी लगाया और रजिस्टर 3 यहाँ भी लगाया है, पर करंट हमारा बट गया है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। करंट बट गया ना, वहाँ पे वोल्टेज बट रहा था, यहाँ पे करंट बट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल करंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मुझे पता है थोड़ा सा ना बोरिंग है, थोड़ा सा कभी कभी चैलेंजिंग भी लगता है, समझ भी नहीं आता है, पर एक दो बार ध्यान से सुनना और खुद दिमाग लगाना। ठीक है, सुनने के बाद ना खुद अपना दिमाग लगाना, समझ आ जाएगा यार। मतलब इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, सच में आसान है। एक दो बार सुनना और कुछ डाउट होना मुझे पूछना, तुम मुझसे सीधा। ठीक है, देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ तक समझे। फिर उसके बाद अब V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो अब हमारा R तो हर जगह डिफरेंट है पर V तो सेम है, तो I इज इक्वल टू V बाय R हो जाएगा। देखो I इसको इधर ही रखा, ये मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड हो गया। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमारा जो है वोल्टेज सेम है, रेजिस्टर डिफरेंट है, तो I1 क्या हो जाएगा, V बाय R1। I2 ये सब काट के यहाँ ना हटा देना, I2 क्या हो जाएगा, V बाय R2। I3 क्या हो जाएगा, V बाय R3। अब इस इक्वेशन में डालो, I1 की जगह डालो V बाय R1। इसको थोड़ा क्लीन कर दूँ, रुको। देखो तो हमें पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 की जगह क्या लिखना है, V बाय R1, वोल्टेज सेम रहता है, और यहाँ पे क्या लिखना है, V बाय R2, इधर क्या लिखना है, V बाय R3, और यहाँ पे लिखना है V बाय R। अब क्या करोगे, देखो V कॉमन दिख रहा है तुमको, V, अब यहाँ क्या बचा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और फिर उसके बाद यहाँ बचा V बाय R, V से V कट गया, क्या बचा, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये निकल के आ गई इसकी डेरिवेशन। काफ़ी आसान है, आसान है, सही में आसान है। तुम्हें लगता होगा हर बात पे बोलते हैं कि काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है, नहीं आसान, थोड़े टाइम बाद तुम्हें आसान लगने लग जाएगा। चलो
यहाँ तक हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा ही और चैप्टर रह गया है, हीटिंग लॉ और हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, जूल्स लॉ पढ़ना है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पावर। 4 टॉपिक बच गए, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। डिसएडवांटेज सुनो इन प्रैक्टिकल। अच्छा हमारे घर में हम देखते हैं सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट था इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब, अच्छा मान लो एक सर्किट बनाया तुमने और एक जगह तुमने लगा दिया बल्ब और एक जगह लगा दिया तुमने हीटर। हीटर कितनी ज़्यादा बिजली लेता है, घर में हीटर चलता है तो मेरे पापा बोलते हैं बिजली का बिल कौन भरेगा। हाँ देखो, हीट एक जगह लगा दिया तुमने नॉर्मल बल्ब और एक जगह लगा दिया हीटर। अब मैंने बोला कि सीरीज सर्किट में तो करंट हमेशा सेम है, तो इसमें इसको तो कम करंट चाहिए, इसको इतना ज़्यादा करंट चाहिए, तो ये कंपैटिबल इशू आ जाएंगे, नहीं चलेगा, फूक जाएगा कोई ना कोई एक चीज़। ठीक है, तो हम सीरीज़ कनेक्शन जनरली बच्चों अवॉइड करते हैं, सीरीज़ कनेक्शन जनरली अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, हम क्या चूज़ करते हैं, हम पैरेलल कनेक्शन चूज़ करते हैं। एक चीज़ और समझो, मान लो कि तुमने सीरीज़ कनेक्शन में अपने घर के सारे कनेक्शन, फ्रिज भी लगा दिया, इसको मान लेते फ्रिज, ठीक है, और एक पंखा भी लगा दिया, फ़ैन भी लगा दिया, और फिर एक ट्यूबलाइट भी लगा दी, ट्यूबलाइट भी लगा दी, ठीक है, ऐसे करके सारी चीज़ें लगा दी। मान लो तुम्हारा फ्रिज ख़राब हो गया, तो करंट यहीं पे रुक जाएगा ना, कंडक्ट ही नहीं करेगा फ्रिज, तो फ्रिज की वायर आगे करंट को लेके ही नहीं जा रही। अगर फ्रिज ख़राब हुआ तो पंखा भी ख़राब हो जाएगा और ट्यूबलाइट ख़राब नहीं होगा, मतलब जलेगा ही नहीं, ना पंखा चलेगा तुम्हारा ना ट्यूबलाइट चलेगी। तो इस कारण से हम घरों में डोमेस्टिक, घर के सर्किट को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक सर्किट कहते हैं। घरों में हम क्या यूज़ करते हैं, हम पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं, हम सीरीज सर्किट को नहीं यूज़ करते हैं। हम घरों में क्या यूज़ करते हैं, हम घरों में पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं। पैरेलल में हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है। एक में मान लो तुमने फ्रिज लगा दिया, एक में तुमने ट्यूबलाइट लगा दी, और एक में हमने और क्या लगाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो कुछ और लगा देते हैं, यहाँ पे टीवी लगा देते हैं, टीवी लगा दिया, ट्यूबलाइट लगा दिया, और तीसरी चीज़ लगा दी यहाँ पे फ्रिज लगा दी। तो मान लो अब सबका करंट डिफरेंट है, सबका करंट डिफरेंट है, तो जो करंट यहाँ से जाएगा वो यहीं को निकल जाएगा। तो अगर मान लो मेरा फ्रिज ख़राब भी होता है तब भी तो मेरी ट्यूबलाइट चलेगी, तब भी तो मेरा टीवी चलेगा। तो इस कारण से डोमेस्टिक सर्किट हमेशा कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी है कि डोमेस्टिक सर्किट को पैरेलल में ही क्यों रखते हैं। नाउ यू नो द आंसर। आई होप तुम लोग को ये चीज़ समझ आ गई हो। ठीक है, अब हमारा मेजर पार्ट कंप्लीट होता है, अब आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने इसको काफ़ी देखा भी है, अभी पढ़ाऊंगी तो यू विल गेट टू नो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ताकि करंट बहे, मतलब इलेक्ट्रॉन बहे ताकि इलेक्ट्रिक करंट रहे वहाँ पे, राइमिंग भी हो गया। ऑन द अदर हैंड रजिस्टर आर ओनली कनेक्टेड टू द बैटरी, द सोर्स कंटिन्यू गेट डिसिपेटेड एनर्जी। अच्छा, जहाँ पे करंट होता है वहाँ पे ना हीट भी निकलती है। तुमने देखा होगा बहुत देर तक कोई इलेक्ट्रिक चीज़ यूज़ करो, बहुत देर तक पंखा चलेगा, बहुत देर तक कोई भी चीज़ चलेगी ना, वो गर्म हो जाती है। बल्ब को भी छू के देखना, वो गर्म हो रहता है। ठीक है, पहले के जो गोल गोल बल्ब आते थे, अभी तो एलईडी और CFL का ज़माना स्टार्ट हो गया है, पहले के जो गोल से बल्ब आते थे बहुत मोटे मोटे से, उसमें तो वो तो बिल्कुल गर्म हो जाते थे। तो हमें पता लगा कि जो जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट है ना वहाँ पे हीटिंग हो रही है, जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ पे हीटिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑन द इफ़ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्योरली रेजिस्टिव द कन्फिग्रेशन और इज़ कनेक्टेड ओनली टू द बैटरी कंटिन्यूसली गेट्स इरिटेटेड। अगर मान लो बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव सर्किट है, बहुत ज़्यादा रुकावट है, तो तुम्हारी हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब हीट को अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं पावर के बारे में। पावर इनपुट, पावर को कैसे, पावर के 2 फॉर्मूले होते हैं, P = V Q/T एक होता है। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो P और Q/T को करंट भी तो बोल सकते हैं, हमने पढ़ा था ना, I = Q/T, स्टार्टिंग में पढ़ा था, बिल्कुल पहला फॉर्मूला था ये। I क्या था, करंट था, Q क्या था, चार्ज था, T क्या था, टाइम था। I को कैसे नापते थे, एमीटर से नापते थे। एमीटर कैसे कनेक्टेड होता था, सीरीज में कनेक्टेड होता था। ठीक है, क्यू क्या होता था, चार्ज होता था, चार्ज को कैसे नापते थे, कूलम में नापते थे। तो पावर का जो फॉर्मूला बन गया है P = VI। यहाँ से समझिए, Q/T की जगह ही VI लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या होता है कि कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो हुआ है, कितने ज़्यादा टाइम, कितना ज़्यादा करंट फ्लो हुआ है, कितने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ठीक है, तो फिर अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे और हीट लेके आएंगे। हीट इज़ बेसिकली टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। हीट इज़ बेसिकली क्या, VI तो था ही,
पावर तो वी आई था ही, इसमें टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम अगर ओम्स लॉ लेके आए तो हमें पता लगता है ये फॉर्मूला बन के आएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अच्छा, ये आई स्क्वायर आर टी कैसे पता लगा? देखो, v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, v इज इक्वल टू आई आर होता है। अभी हमने h इज इक्वल टू, एक मिनट मैं इसको क्लीन करती हूँ, इसको भी क्लीन कर देती हूँ। ये देखो, यहाँ से हम ऊपर आते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। h इज इक्वल टू वी आई टी होता है, ठीक है, और v इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से पढ़ा था ना हमने, तो v की जगह मैं क्या डाल सकती हूँ? आई आर इंटू आई इंटू टी। अब आई दो हो गए तो ये क्या बन गया? आई स्क्वेयर आर टी। समझ गए कैसे आया? और ये जो बन के आया ना, इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आई स्क्वेयर आर टी। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक बार ये फॉर्मूला याद कर लेना, लॉ याद करना और भी आसान है। देखो क्या है, अभी बढ़ाऊंगी तो तुम्हें समझ आएगा। इससे पता लग रहा है हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करेंट। अरे हाँ बिल्कुल। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। बिल्कुल, जब सामने सामने लिखा होता है तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, जब ऊपर नीचे लिखा होता है तो इन्वर्स होता है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोज। तो कितना आसान था जूल्स लॉ। बेसिकली तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना है और फिर देख के जो जो दिख रहा है ना लिख देना। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करेंट, पहली बात। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दूसरी बात। तीसरी बात, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तीनों चीज़ें समझ आ गई ही, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की स्टेटमेंट भी समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज़ करा जा रहा है, कहाँ कहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज़ करा जा रहा है, इलेक्ट्रिक पावर। और फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस क्लास में ना डिस्कस करते हैं, समझ आ जाएगा। और स्टार्ट करते हैं। एक बात सुन लो, मैं ना इतनी सारी वीडियो बनाती हूँ और मैं ये बात कहना ही भूल जाती हूँ, ठीक है? समझ आ जाए तो सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ मुझे लिख के बताना कैसा लगा, इंगेज मतलब मुझे बताया करो, अच्छा लगा, ख़राब लगा, हेल्प हुआ, नहीं हुआ, कैसा था यार। बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग समझते नहीं हो, तुम लोग बस सुन लेते हो, तुम वापस भी रिप्लाई कर रहा करो, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने बोल दी, हर बार मैं भूल जा रही थी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल समझते जो रोज़मर्रा की लाइफ में चीज़ें होती हैं ना, उसे प्रैक्टिकल कहते हैं। तभी तो तुम्हें लैब में प्रैक्टिकल करवाते ले जाके, प्रैक्टिकल से चीज़ें ज़्यादा समझ आती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसे आसपास हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। देखो, जहाँ करंट है, जहाँ पे करंट है, ये बात समझते हो, जहाँ पे करंट है वहाँ पे उसके कारण से क्या है? हीट है। अब हमने क्या सोचा कि क्यों ना हम इस हीट को वेस्ट ही ना होने दें, क्यों ना ये जो हीट निकल रही है हम इसी को यूज़ कर ले किसी काम के लिए। तो जब हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, वी कॉल इट प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ किसका? हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, इट इज़ अनडिज़ायरेबल एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल। जो कभी कभी इतनी हीट निकलती है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ना वो हीट में बदल जाती है, हमें नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता है, तब हम क्या करते हैं, हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बहुत सारे काम की चीज़ें भी यूज़ होती है, काम की चीज़ों में भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल, आयरन करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी, आयरन जब तुम करते हो, प्रेस चलाते हो, अंटिल कोयले वाली प्रेस ना हो, जो कि घरों में होती भी नहीं है, हाँ, तो तुम देखते हो ना, तुम उसे सॉकेट से कनेक्ट करते हो, स्विच लगाते हो, ऑन करते हो, फिर वो हीट होने लग जाती है, प्रेस गर्म हो जाती है। तो वो गर्म कैसे हो रही है? करंट के कारण ही तो हो रही है। टोस्टर, हाँ, इलेक्ट्रिक अवन, फिर केटल्स तो अब कितना नॉर्मली यूज़ होने लग गया है। इलेक्ट्रिकल हीटर भी इसी तरीके से काम करता है। और ये सारी एप्लीकेशन ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की भी है। व्हाट इज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एप्लीकेशंस, और उसको एप्लीकेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करना ब्रीफ में, ये सब आ जाता है, ठीक है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण कभी कभी हीट से क्या होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होता है। और इसी चीज़ को तो बल्ब में यूज़ किया है। बल्ब के अंदर फिलामेंट होती है, तुमने कभी नोटिस किया होगा, जो पुराने वाले गोल से बल्ब होते थे, जो कि मेरी ड्राइंग तो बहुत ही ख़राब है वैसे, ये देखो, ओहो कितना बुरा बल्ब बना है, ये तो टेबल टेनिस का रैकेट लग रहा है। रुको, तुम समझ लो बल्ब, ठीक है? ये जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर ना एक फिलामेंट होती है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होती है, ठीक है? फिलामेंट इतनी हीट हो जाती है ना कि वो लाइट एमिट करने लग जाती है। फिलामेंट इतनी हीट हो जाती है कि लाइट एमिट करने लग जाती है, और उसी लाइट को तो हम देख रहे हैं, वही लाइट तो हमें चीज़ें आसपास एनेबल कर रही है देखने में, समझे? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का बल्ब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
बल्ब में क्या हो रहा है, जो उसकी फिलामेंट है ना, अंदर टंगस्टन की फिलामेंट होती है, वो हीट होती है, इतनी हीट होती है कि लाइट छोड़ने लग जाती है, और वो लाइट से ही हमें वो बल्ब बेसिकली जलता है। और यही फिलामेंट जब टूट जाती है ना, तो हम कहते हैं बल्ब ख़राब हो गया। ठीक है, अब तो CFL LED है, तो इन सब में ये चीज़ें नहीं दिखती है, पर बल्ब तुम प्रॉपर पुराने वाला देखोगे तो उसमें तुम्हें दिखता भी था, लाइट के आगे रख के देखते थे कि फिलामेंट जुड़ी हुई है, टूटी हुई है, बिल्कुल दिखता था। घरों में बल्ब होगा ना तो देखना, बताना तुम लोग के घर में अभी भी ये बल्ब है नहीं। मेरे घर में एक्वेरियम में ऐसे ही बल्ब लगा हुआ है आई गेस, अब मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं। चलो, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, द इलेक्ट्रिक हीटिंग ये लाइट प्रोड्यूस करती है, और इसी कारण से हाँ बल्ब काम करता है। बल्ब के अंदर कौन सी वायर यूज़ करते हैं, टंगस्टन की वायर यूज़ करते हैं। टंगस्टन की वायर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट को कितना ज़्यादा है, 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा हीट करोगे तो ये मेल्ट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको आइसोलेट करके रखते हैं। इसके अंदर जो बल्ब होता है ना, उसके अंदर 2 गैसेस भरी होती है, इन या तो नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, जिस कारण से क्या होते हैं, फिलामेंट को की लाइफ बढ़ाती है, फिलामेंट की लाइफ बढ़ाती है। ठीक है, तो जो बल्ब देखते हो, मेरा बहुत मन कर रहा है एक बल्ब बना के तुम्हें दिखाऊं, पर बनेगा नहीं ना। एक जो बल्ब देखते हो, इसके अंदर एक तो फिलामेंट होता है। ठीक है, ये तुम्हारा फिलामेंट होता है, और फिर उसके बाद ये अंदर क्या भरी होती है, नाइट्रोजन और आर्गन भरी होती है, ताकि क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो आइसोलेटेड रहेगा। जो फिलामेंट है ना, वो रिएक्ट नहीं करेगा। हवा में ऑक्सीजन वगैरह होता है, ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव हो जाता है, हाइड्रोजन रिएक्टिव हो जाता है, इस कारण से हम इनर्ट गैसेस को भर के रखते हैं। एक और कॉमन एग्जाम्पल है हमारा फ्यूज़। घरों में फ्यूज़ जो यूज़ होता है, एक चीज़ याद रखना, बिल्कुल ध्यान से याद रखना, बल्ब के केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या था, बल्ब के केस में मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, पर जब हम फिलामेंट की बात करते जब हम फ्यूज़ की बात करते हैं ना, हाँ, तब मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो नहीं, पर लो होता है। क्या होता है, जब घर में बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो क्या होता है, ये फ्यूज़ ना गिर जाता है। फ्यूज़ कहते हैं ना, घर का फ्यूज़ उड़ गया, MCB गिर जाती है एकदम से घरों की। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि ये जो पतली सी वायर होती है जो हम फ्यूज़ में यूज़ करते हैं, वो टूट जाती है ताकि आग ना लगे। ठीक है, फ्यूज़ उड़ गया तो मतलब हमने जो एक शॉर्ट सर्किट होने वाला था उसको अवॉइड कर मतलब जो आग लग सकती थी उसको हमने अवॉइड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, ये मैंने बता दिया, फ्यूज़ इज़ अ सीरीज़। फ्यूज़ को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। भूले तो नहीं, सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ में और क्या चीज़ कनेक्ट होती थी, एमीटर। एमीटर से क्या नापते थे, करंट नापते थे। करंट का फॉर्मूला क्या था, Q/T था। और क्यों क्या होता था, चार्ज होता था। चार्ज की यूनिट क्या थी, कूलम्स। ये सब मैंने पीछे वाली वीडियो में बता दिया है, नहीं देखी तो दिखाना। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये चीज़ पढ़नी है, इस पर स्टार मार्क कर लेना। और फिर उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोप्रिएट होता है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एट्सेट्रा। इफ़ द करंट लार्जर, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो फ्यूज़ की वायर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, फ्यूज़ की वायर मेल्ट हो जाती है और सर्किट टूट जाता है और घर में आग लगने से बच जाती है। चलो, अब ये लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद चैप्टर कंप्लीट है, तो बहुत छोटी वीडियो बनेगी। हाँ, इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें, घरों में जो बिजली का बिल आता है, हम एक एनर्जी को ही परचेज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं तुमसे स्टार्टिंग में पूछना चाहिए था वैसे क्वेश्चन, क्या तुम कभी एनर्जी को ख़रीदते हो, क्या कोई एनर्जी कभी बेचता है? इसका आंसर है हाँ जी, बिल्कुल बेचता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो एक एनर्जी का फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है, उसको बेचा जाता है पावर में और इसको नापा जाता है वॉट में। ठीक है, वॉट में। तुमने देखा होगा, बल्ब खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कितने, 5 वाट का बल्ब हो गया, 10 वाट का, 100 वाट का बल्ब लेके आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा, ये चैप्टर का एक बात सुनो, इम्पॉर्टेंट है। मेरे से कनेक्ट हो जाना इंस्टाग्राम में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। टेलीग्राम पे भी हो सकते हो, ये बात भी बतानी थी, मैं भूल ना जाऊँ। चलो सुनो, फिर उसके बाद आता है पावर होता है V/I, ये हम पढ़ के आए ना पहले। अब हम V, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I²R या फिर V²/R। पावर के 2 फॉर्मूले दे रखे हैं, जब न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो मैं बता दूंगी कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है। अच्छा, वॉट बेसिकली पावर को किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं, और इसका यूनिट होती है वोल्ट एम्पेयर। क्या होती है, वोल्ट एम्पेयर। और जो घरों में बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। ठीक है, किस में आता है, किलोवाट आवर में आता है। कभी बिजली का बिल ना ध्यान से देखना, उसमें तुम्हें ये आइडिया होगा तुम कितनी यूनिट्स परचेज कर रहे हो, हर यूनिट का प्राइस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किलोवाट आवर, ये चीज़ याद करके जाना। देखो 1 किलोवाट आवर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जूल्स में। किलोवाट आवर से जूल्स का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। 1 किलोवाट को कन्वर्ट करेंगे तो 1000 वाट होता है, और आवर्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 × 60 3600 होते हैं।
ठीक है। और फिर इसको अब देखो तुम्हारे पास 3600 इंटू 1 1 2 3 1 2 3 4 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 36 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अगर पॉइंट लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जूल्स हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। बैक क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ। चलो बाय बाय।